अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ, सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। आज सिंध हाई कोर्ट में जो बड़ी और अहम तरीन ख़बरें थी वो आपके सामने रखनी हैं। उसके बाद एक तो सेहत का मामला था। सिंध में जिस तरह की सेहत का मामला इंतहाई ख़राब है, और उसके बाद फिर इतना अरसे मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद आज जो सिंध हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सेहत के शोबे की अबतर सूरत हाल के ऊपर, वो मुकम्मल तफसीलात रखूँगा क्योंकि 1 से 1.5 घंटा इस केस की समाअत हुई और अदालत ने वो तमाम पहलू को डिस्कस किया जो आज से पहले हम इस तरह नहीं देखते। अमूमी तौर पर आप देखते हैं कि आज ये कानून पास कर दिया, ये एक्ट पास कर दिया और ये मफाद आमा के मामले में सूबाई हुकूमत की जानिब से किया गया है, लेकिन वो किया क्यों जाता है, उसमें बदनीति किस तरह शामिल होती है, आज वो बेनकाब हुई, ये सारी मैं आपके सामने रखूँगा जो कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद फिर ताजरों ने ख़ास तौर पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है क्योंकि ताजर पूरे मुल्क में, कराची के ताजर जो है वो टैक्स सबसे ज़्यादा अदा करते हैं। उसके बाद फिर अब उनकी हालत इस तरह ख़राब हो चुकी है कि वो सड़कों पर आ चुके हैं। अब ताजरों ने कल जो है कराची में मेजनार रोड पर जो है वो ऐलान किया है कि वो भूख हड़ताल करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। उनकी मज़ीद क्या अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। मज़ीद भी तफसीलात हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि जो कम उम्री के ड्राइवर हैं, अब न सिर्फ वो बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने अब हुक्म दिया है कि उनके वालिदैन को भी ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया है, यानी कि IG सिंध और सेक्रेटरी दाखिला, जो कम उम्री के ड्राइवर हों, यानी कि 20 साल से कम उम्र जिनकी जो उम्र है, और उसके बाद फिर वो सड़कों पर मोटरसाइकिल या दीगर गाड़ियाँ चलाते हुए नज़र आते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का न सिर्फ हुक्म दिया है, क्रैक डाउन करने का हुक्म दिया है, बल्कि उनके वालिदैन को भी अदालत ने ज़िम्मेदार करार दिया है। अदालत ने कहा है कि न सिर्फ गाड़ियाँ जब्त की जाएँ बल्कि उनके वालिदैन को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को, IG सिंध को हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया है कि कम उम्री में जो लोग, बच्चे जो है वो सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं, सबसे ज़्यादा जो हादसात की वजह बनते हैं वो यही लोग बनते हैं, और ख़ास तौर पर जो वन व्हीलिंग करते हुए नज़र आते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं, ना सिर्फ वो अपनी गाड़ियों को कंट्रोल कर पाते हैं बल्कि वो माशरे में जो है वो इस तरह की जो परेशानी का वो सबब बन रहे हैं। हुकूमत जो है उसमें ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों में मुदाखलत करे और लोगों को सख्त सज़ा दी जाए ताकि ना सिर्फ इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो महफूज हो सकें बल्कि वो खुद भी महफूज हों और दूसरे शहरियों की भी हिफाजत हो सके। अब अदालत ने कहा कि ड्राइवर जो हैं वो खुद जो है वो ख़ास तौर पर इस गाड़ियाँ जो नहीं संभाल पाते तो दूसरों की क्या हिफाजत करेंगे, तो इसलिए जस्टिस आफ्ताब गुरर साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया है और कहा है कि इनकी गाड़ियाँ जब्त की जाएँ। केस चूँकि आया था कि शाह फैसल कॉलोनी में शाह फैसल के ऊपर जो है वो 2 मोटरसाइकिल सवारों में रेस हुई थी। रेस के दौरान जो है हादसा हुआ और एक नौजवान जाँ बहक हुआ था, जिस पर अदालत ने यह हुक्मनामा करार दिया है कि न सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो ज़िम्मेदार हैं बल्कि अब उनके जो वालिदैन हैं वो भी इस मामले में ज़िम्मेदार हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरह की ड्राइविंग करने से रोकते क्यों नहीं हैं। इसके अलावा एक और ख़बर है, वो ये है कि CM सिंध मुराद अली शाह साहब को नाअहल करार देने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा आदिल शेख साहब की जानिब से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में आज ये केस ज़ेर समाअत हुई तो उनके वकील वहाब बलोच पेश हुए हलीमा आदिल शेख साहब के। तो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुराद अली शाह को अहल करार दिया था तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट जो है वो किस तरह केस सुनने की मजाज है, सिंध हाई कोर्ट किस तरह ये केस सुन सकता है और सिंध हाई कोर्ट मुराद अली शाह को कैसे नाअहल करार दे सकता है। अदालतों के जो सवालात थे, अदालत के जो सवाल थे उसमें जो है वो वहाब बलोच साहब ने तैयारी के लिए वक्त मांगा, जो कि वकील हैं हलीमा आदिल शेख साहब के, कि हमें मोहलत दी जाए। दरख्वास्त में उनका कहना है कि हलीमा आदिल शेख साहब जो है वो दोहरी शरीयत रखने पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा ग्राउंड पर होने के बावजूद उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात लड़ा। उसके बाद फिर वो नाअहली के बावजूद MPA मुंतखब हुए। उसके बाद फिर वो अब CM हैं, लिहाजा इनको आइन का आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। ये सादिक और अमीन जो है वो नहीं रहे, लेकिन अब 15 सितंबर तक का टाइम मिला है कि मज़ीद तैयारी करके उनके जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, यानी कि हलीमा आदिल शेख साहब के, वो पेश होंगे।
باقی جو سب سے بڑی اور آج زیادہ جس کیس میں ہمیں ٹائم لگا وہ بڑا اہم ترین ہے، خاص طور پر سندھ میں صحت کے شعبے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جو ایک درخواست گزار ہیں ان کے وکیل ہیں الطاف جاوید صاحب، ایڈوکیٹ ہیں، کافی سینئر ہیں اس معاملے میں، اور ان کا جو کیس صبح جب یہ ان کی باری میں ٹیک اپ ہوا، اٹھایا گیا سماعت کے لیے، تو اس وقت عدالت نے جو سوالات اٹھائے اس پر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ عدالت نے پھر فوری طور پر جو سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، جو سرکاری وکیل ہیں، ان کو کہا کہ سیکرٹری صحت کو بلایا جائے فوری طور پر، کیونکہ یہ مذاق لگایا ہوا ہے۔ صرف جو ایم ایس ہیں مختلف اسپتالوں کے، وہ جو ہے وہ اپنی انگلیوں پہ کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ صحت کا نظام جو وہ چلا رہے ہیں، تو باقی صحت کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ ان کو وہ کس کو رپورٹ کرتے ہیں یا وہ کس کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ جو ہیلتھ آفس بنائے گئے ہیں، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے معاملات کو جانچ کرنے کی؟ بجٹ جو ہے وہ کس طرح جاری ہوتے ہیں، اس پر عدالت نے سوالات اٹھائے تھے، تو اس پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس پر عدالت نے سیکرٹری صحت جو کاظم جتوئی صاحب ہیں ان کو طلب کیا تھا۔ اس کے بعد جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس کے اوپر جو عدالت نے سوالات اٹھائے ہیں اور خاص طور پر جو حکم دیا ہے، پہلے میں حکم نامے کی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر نظام صحت کے اوپر جو خاص طور پر عدالت نے سوالات اٹھائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے جو سب سے پہلے حکم نامہ جاری کیا کہ یہ کہا کہ جو تمام محکموں کے اوپر جو او پی ایس میں تعینات کیے گئے ہیں افسران، ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ انتظامی عہدوں پر جو جونیئر افسران ہیں وہ ان کو ہٹا کر اہل افسران کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ جو 3 ماہ کے اندر جو سندھ گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال جو مینجمنٹ بورڈ ہے، اس کی جو بل جو بنایا گیا تھا اس کے رولز بنائے جائیں۔ انتظامی عہدوں پر جو ہے وہ الگ سے کیڈر تشکیل دیا جائے، اور تمام اسپتالوں کے جو پی ایچ یوز ہیں ان کی جو استعداد ہے وہ بڑھائی جائے۔ اس کے علاوہ آبادی کے لحاظ سے صحت کے جو مراکز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے، اور بھی بے شمار چیزیں، چونکہ ابھی تحریری حکم نامہ سامنے آ رہا ہے تو وہ اس لیے آپ کے سامنے مزید چیزیں رکھیں گے جس پہ تحریری حکم نامہ آئے گا، لیکن جو سماعت کے دوران جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود حیران ہوں گے کہ کس طرح جو ہے وہ سندھ کا صحت کا نظام چل رہا ہے۔ اور عدالت نے جس طرح سوالات اٹھائے وہ انتہائی حیران کن ہیں، کیونکہ عدالت نے کہا کہ جس طرح ایک 20 سال پہلے حیدرآباد کے 2 سرکاری اسپتالوں میں جو ہے وہ 700 بستروں کی استعداد تھی، اور اس کے بعد 20 سال بعد بھی آج بھی وہی ہے، لیکن آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور سندھ کے 13 اضلاع کو وہ 2 اسپتال جو ہے کور کرتے ہیں، حیدرآباد کے اور جامشورو کے، لیکن آج تک ان اسپتالوں کی حالت زار نہیں بدلی گئی۔ آج بھی وہی سٹاف ہے، وہی ان کا اسٹرینتھ ہے، وہی میڈیکل کی سہولیات ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی جو ہے پورا نظام چل رہا ہے، بستروں کی تعداد جو ہے نہیں بڑھائی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ ایک اسپتال کے ایک بیڈ کے اوپر 3 مریض جو ہے ان کو شفٹ میں لٹایا جاتا تھا، یعنی کہ آج تک ان کی صورتحال نہیں بدلی۔ اور اس کے بعد انہوں نے تو کہا کہ اب شکر کریں کہ کراچی میں جو وہ صحت کی صورتحال بہتر ہے، اسپتال کچھ بہتر ہیں، جس میں ادیب رضوی صاحب کا نام لیا، ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر باری کی وجہ سے جو ہے کراچی کے اسپتالوں کی حالت جو ہے بہتر ہے۔ سندھ کے اندرون سندھ کے جو مریض ہیں وہ بھی کراچی کے اسپتالوں میں آ کے علاج کراتے ہیں، جس پر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے صوبائی حکومت کو کہا کہ اتنے عرصے میں ڈاکٹر ادیب رضوی جیسا ڈاکٹر اور ڈاکٹر عبدالباری جیسا ڈاکٹر اندرون سندھ میں آپ حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں پیدا نہیں کر سکے، تو یہ صورتحال جو انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بورڈ تشکیل دیا گیا ہے وہ عدالت کے حکم کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک پہلے عدالت حکم نامہ جاری کر چکی ہے، اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک بل نیا لایا گیا، نیا ایک صوبائی حکومت کی جانب سے ایکٹ لایا گیا، اور اس کے بعد پھر جو مختلف سول ہاسپٹلز ہیں یعنی کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں وہ بورڈز کے حوالے کر دیے گئے، تاکہ جو عدالتی حکم نامہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کرنا پڑے۔ اور اسی طرح یہ عدالتوں کے حکم ناموں کو نظر انداز کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بورڈ کے اندر اشرافیہ کو اور اس کے بعد پروفیسرز کو شامل کیا جاتا ہے، ان سے صرف دستخط کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چاہے طبی آلات ہیں، سرجیکل آئٹمز ہیں یا ادویات ہیں، وہ ناقص اور غیر معیاری ہوتی ہیں، وہ ان سے دستخط کروائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ایم ایس ہیں وہ اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اسپتال چلتے ہیں، اور شہریوں کو نہ تو معیاری صحت کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، نہ ہی علاج میسر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس طرح کی صورتحال جو وہ چل رہی ہے، چانڈ کا ہاسپٹل ہو، اس کے بعد پھر چاہے حیدرآباد کے ہوں یا کراچی کے اسپتال ہوں، یا اس کے بعد پھر سکھر کے سول اسپتال ہوں، وہاں پر صحت کی سہولیات جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے، 20 سال کے بعد بھی آج بھی صورتحال ان کا کہنا تھا کہ یہی ہے کہ اسپتالوں میں علاج کے لیے مریض رل رہے ہیں، اور اس کے بعد علاج کے لیے جو ہے وہ سہولیات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔
सेक्रेटरी सेहत ने तस्लीम किया अदालत में कि हाँ हमने जो करना था वो नहीं कर सके। कुछ 1-2 साल से हम कोरोना की सूरत हाल की वजह से परेशान हैं, हमारे अस्पताल भर चुके हैं, HDU और ICU जो है वो भर चुके हैं, मज़ीद जो है वो हम मसरूफ़ हैं, लेकिन जो सेहत के शोबे के लिए करना चाहिए था सूबाई हुकूमत को वो नहीं कर पाए। लेकिन हमें चूँकि कराची के मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं उसमें 60 से 70% जो है वो मुख्तलिफ बलूचिस्तान और दीगर जो है वो इलाकों से जो है वो लोग आते हैं, इलाज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि जो SIUT है या दीगर जो चीज़ें हैं उसमें सूबाई हुकूमत को अलग ना किया जाए, सूबाई हुकूमत का जो है वो किरदार इसमें शामिल है। उन्होंने जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, SIUT जो है वो ज़ाहिर है डॉक्टर अदीब रिजवी साहब चला रहे हैं, अगर सूबाई हुकूमत का किरदार होता तो वो नज़र आता। एक बताया गया कि CT स्कैन की मशीन जो है वो फैसल ईदी साहब जो हैं, ईदी साहब के बेटे, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे, उन्होंने अतिया की है गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को। तो अदालत ने उस पर भी सवाल उठाया कि क्या सूबाई हुकूमत के पास CT स्कैन मशीन ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, तो ये किस तरह का निज़ाम है, किस तरह का बजट है। बजट जारी किया जाता है, उसमें बताया गया कि तकरीबन कोई 80 मिलियन के करीब जो है, बिलियन के करीब जो है सूबाई हुकूमत का बजट है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो चीज़ें की जाती हैं। यानी कि अदालत में कहा जाए तो जो सवाल उठा रही थी सेहत के शोबे के ऊपर, वो उस सेहत के शोबे के ऊपर कोई जवाब नहीं था सूबाई हुकूमत या जो सेक्रेटरी सेहत साहब थे इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब अदालत ने कहा कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अस्पतालों की इस्तेदाद जो है, मरीज़ों के बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाए, उनका जो स्टाफ का अमला है, तिबी अमला है, उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। उसके बाद फिर कहा कि जो अपग्रेड किया जाए इन तमाम मामलात को, और उसके बाद ख़ास तौर पर जो OPS में तैनात अफसरान हैं वो हटाए जाएँ, और उसके बाद फिर जो अहल अफसरान हैं उनको तैनात किया जाए। इसमें मलिक अल्ताफ़ जावेद साहब का जो किरदार जो बड़ा अहम है, वो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेड 20 के अफसरान की मौजूदगी में ग्रेड 19 के अफसरान को जो है OPS पर इंतज़ामी ओहदों पर तैनात किया जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ सेहत का मामला ख़राब हो रहा है बल्कि जो इंतज़ामी अमूर हैं वो चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उसमें सिंध हुकूमत के वकील की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ता है। बाज़ जगहों पे अहलियत और बाज़ जगहों पे और भी बेशुमार हमें मसाइल का जो सामना करना पड़ता है। लेकिन अदालत ने कहा कि 3 महीनों के अंदर अंदर दीगर मामला किए जाएँ। एक जो है वो 1 साल के अंदर अंदर अस्पतालों की इस्तेदाद को बढ़ाया जाए, और उसके बाद फिर 10 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो ये जो OPS पे तैनात अफसरान हैं इनको पूरे सूबे में, पूरे महकमों में उनको हटाया जाए, चाहे वो पुलिस में या किसी भी महकमे में तैनात हों। अब बात करते हैं आखिर में ताजरों की। पूरा आप देखते हैं कि आज भी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो घोटकी में अवामी इज्तिमात करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पाबंदियाँ हैं ताजरों के ऊपर उसकी वजह से ताजिर बिरादरी जो है वो सरापा एहतिजाज है। 2 रोज़ जो है वो कारोबार बंद होता है, उसके बाद दोपहर में कारोबार खुलता है, तो रात 8 बजे जो है बंद करने का हूटर बजाए जाते हैं पुलिस की जानिब से और उनको कारोबार बंद कराए जाते हैं। इस तरह इंडोर शादी हॉल्स पर जो है पाबंदी है, और भी बेशुमार चीज़ें, जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी ने फैसला किया है कि कल यानी कि कल जो वो होगी 2 सितंबर को ME जिन्ना रोड पर ताजिर बिरादरी एहतिजाजी मुजाहरा करेगी, एहतिजाज करेगी और भूख हड़ताल करेगी। उनका कहना है, जो इरफान रिजवान साहब हैं जो कि ताजिर बिरादरी के लीडर हैं, उनका कहना है कि हमें SOPs के तहत एक तो एक जो टाइम लिमिट है उसकी वो टाइम लिमिट बढ़ाई जाए मार्केटिंग खोलने के हवाले से। दूसरा, जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो फौरी तौर पर ताजरों के ऊपर से ख़त्म की जाए, और 2 रोज़ जो बंद करने का जो हुक्मनामा है वो वापस लिया जाए। उसके बाद इंडोर शादी हॉल्स जो वैक्सीनेटेड जो शुरा होंगे उनको आने की इजाज़त दी जाए। ये इनके मुतालबात हैं, और कहा गया है कि नज़रसानी की जाए। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट कर देंगे। अदालतों की खबरों के हवाले से जो इतलात थी, जो अपडेट्स थी, वो आपके सामने रखी। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए